साथियों, आज है 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम सर आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड घूमकर आराम से आते हैं ना। बिल्कुल आते हैं सर। शुरू करते हैं सर धमाकेदार तरीके से। उससे पहले हम जरूरी सूचना में बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और सर संडे को आ रहा है हमारा क्या आपको पता है, बर्ड मैपिंग की सीरीज। बहुत ही धमाकेदार तरीके से सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, जहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भी। सर हमने ऐसा लिखा है ना कि भूलकर आप दिखा भी नहीं सकते, ये हकीकत में बदलेंगे। और जो भी हमारे प्यारे साथी पुराने हैं ना, उनको तो पता है सर, आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल में चर्चा की थी साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है सर, संडे को 10 बजे आ रहा है आपको, बिल्कुल सभी साथी एक बार जरूर देखना। शुरू करते हैं सर, आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से 100% सवाल आएगा आपके एग्जाम में, और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, क्योंकि जानकारी बहुत लेनी है। मैं लिख करके नहीं लाया हूँ इस सवाल को, आपको डिटेल में यहाँ सवाल को बताऊंगा मैं। आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा भैया लिख करके आपको अलग से एक सेशन कर दूंगा इस पर, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में भैया बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब पेपर से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या क्या हुआ है क्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन में आधे घंटे में सर 1 घंटे का तो लेक्चर उसी का होगा, तो हम 10 मिनट में तो पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे ना तो हम जरूर सर पीडीएफ में दे देंगे आपको, अलग से पूरा मुहैया करा देंगे आपको, पूरा का पूरा कंटेंट भैया अलग से एक सेशन कर देंगे। ठीक है सर, कमेंट में जैसा ही बताएं, फिर भी हम यहाँ पर भैया बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है हमने की? जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय सर मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, उसका नाम बदल दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। सवाल बना सर शिक्षा मंत्रालय, हमने कहा सर ये पहले भी शिक्षा मंत्रालय था। अरे सर कब शिक्षा मंत्रालय था? हमने कि हम बताएं आपको शिक्षा मंत्रालय कब था। पहले भी शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम कब कब बदला है, सारी बात हम भैया सिस्टेमेटिक तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपना पेन ले लेते हैं, तब हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, चल जा यार थोड़ा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है। पहले सबसे पहले भैया पहली बार लिख लें आप नंबर से, क्योंकि हमारा पेन वैसा चलता है, जगह बहुत जल्दी घेर लेता है ना। फर्स्ट बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार थी भैया, नाम पूछा जा सकता है, तब इसका नाम बदला गया था। सेकंड बार भैया 1986 में राजीव गांधी की सरकार में इसका नाम बदला गया। और तीसरी बार मेरे प्यारे साथियों पेन और पेपर पर लिखते जाएं, 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है सर, 1985 में बदला गया था इसका नाम, तब इसका जो MHRD मिनिस्ट्री है ना उसके वजह से रखा गया था। 1986 में मेरे प्यारे साथियों नई शिक्षा नीति आई थी, अब फिर बदल दिया गया है इसका नाम। ठीक है सर, ऐसा 34 साल बाद हुआ है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना चाहिए आपको, केंद्रीय मंत्री हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ऐसा तो नहीं है रमेश पोखरियाल निशंक एक दिन सपने में सो रहे थे, याद आया कि नई शिक्षा नीति बदल दें, ऐसा नहीं है सर। शिक्षा नीति में कम से कम 2-2.5 लाख लोगों की रिसर्च के बाद ये काम लाते हैं, और आपको भी लगेगा सर वाकई में शिक्षा नीति बहुत ही स्ट्रांग है की बार, क्योंकि सर कुछ नए काम करे गए हैं। तो हम आइए भैया चर्चा कर लेते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन, नाम ध्यान रखना चाहिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी नंदन की समय भैया कमेटी के द्वारा ये सारा का सारा काम किया गया था। और ये कस्तूरी रंगन की भैया जो कमेटी थी, इन्होंने 2019 में ही रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
अब आकर के रमेश पोखरियाल निशंक ने भैया क्रॉस चेक करने के बाद ये चीज आपके सामने रख दी। ये इतनी कहानी आपके बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं सर। नई जो शिक्षा नीति आई है सर, ये बिल्कुल 5+3+3+4 की आई है। सर हमारा पेन जैसा चलता है आपको मेंटेन करना है, धमाकेदार तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। 5+3+3 के नाम से कैसे आई है सर, आपको पता होना चाहिए ये कितनी साल हुई। 6 5 5 3 8 और 4 12 3 15 साल का कोर्स है। आप पहले सर 10+2 करते थे, ध्यान रखना चाहिए। पहले ये 12 साल का हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों। 12 से अब कितना साल का हो गया है, 15 साल का हो गया है। बहुत डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी सर, इस वजह से मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अलग से सेशन लेके आना पड़े। बट 12 से हम 15 साल की बात करें ना, अब हुआ क्या है सर, 5 साल पढ़ने के बाद जो हम यूकेजी एलकेजी प्ले वे पढ़ते हैं ना, 5 साल पढ़ने के बाद बालक हमारा कक्षा 2 तक ही आ पाएगा, सेकंड तक आएगा। ध्यान रखना है आपको, दोबारा सुने। आपको नर्सरी पढ़ना है, एलकेजी पढ़ना है, यूकेजी पढ़ना है, ये अब नई शिक्षा नीति में भैया कन्वर्ट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, जब आप 5 साल पढ़ेंगे तब आप सेकंड में आएंगे, जिसे हम प्रे पेप कहते हैं ना, आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर आगे 3 साल, ये वाला 3 आएगा ना, 3 साल पढ़ने के बाद हम कक्षा 2 तक आ गए। 2 से आगे बढ़ेंगे तो हम 3 में पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे और हम भैया 5 भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, आगे फिर 3 साल हम किस में पढ़ेंगे, आगे 3 साल हम भैया 5 से पढ़ेंगे, 6 7 और 8 पढ़ेंगे। आगे 3 साल तक कहां पर आ पाएंगे, 8। और एक बात सुनिए मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 6 में ही आपको क्या मिल जाएगा, वोकेशन ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे भैया। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे आप बीएड में इंटर्नशिप करते हैं ना, आप प्रशिक्षण देते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बड़ा तगड़ा काम किया गया है। कक्षा 6 से ही आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आपकी रुचि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चों को पढ़ना तो क्रिकेट बहुत सीखना है और बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, भैया वो नहीं पढ़ सकता है। इसके मद्देनजर सारी चीजों को रखते हुए बच्चों को पिंचर जोड़ना है ना, तो शुरू कक्षा 6 से ही उसे पिंचर वाले क्षेत्र में लगाया जाएगा। और भैया यदि बच्चे को बिल्कुल आपको एरोप्लेन बनाना सीखना है तो कक्षा 6 से ही आपका उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाएगी कि इसका माइंड की कैपेसिटी किस तरह, माइंड का इसका भैया एग्रेसर ज्यादा है, बहुत ज्यादा माइंड इसका किस काम में लगना चाहता है, उसी तरफ इसको भैया बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही तगड़ा काम किया गया है सर, क्योंकि ये रिसर्च के बाद सारे काम होते हैं। और हम आपको बताएं, जब स्किल डेवलपमेंट कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा, इंटर्नशिप आपकी कक्षा 6 से शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारा पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। 9 और भैया अब आई बारी 9th की, 10th की भैया 11 और अपना ये 12। 9th से आपको बिल्कुल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। क्या आप मैथ में करना चाहते हैं, क्या आप साइंस में करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप 9th से जाना चाहते हैं, वैसे ही सर आगे जाना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही तगड़ा काम है ये। ऐसा नहीं है कि आप जो अभी करते थे कि हमें साइंस लेना है तो साइंस के साथ आपको क्या पढ़ना है, अरे सर मैथ भी पढ़ना है, साइंस लेना है तो मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी अलग पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी नई शिक्षा नीति में। सर 9th में आपका मैथ है, मैथ के साथ आपका जिसमें भी रुचि है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब जिस तरीका से ऑप्शनल आता है ना, उस तरीके से चूज करने के लिए कक्षा 9th से आपको सब्जेक्ट मिलेगा, किसमें, नई शिक्षा नीति में। मेरे प्यारे साथियों, खुद पढ़ना दूसरे को समझाना बहुत टिपिकल काम है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। बारिश सर आई कि फिर सर एग्जाम कैसे होंगे, 10th के हमने किया, ये गजब काम कर दिया इन्होंने। 10th के एग्जाम में तो बहुत ही तगड़ा काम कर दिया सर। 3 प्रकार से मार्क मिलेंगे आपको। अरे सर गजब बात कर दी, 3 प्रकार से मार्क मिलेंगे हमने की, जी हाँ। किस तरीके से, एक तो भैया आप जो एजुकेशन से मिलेंगे, आप कितना लिख रहे हैं, एजुकेशन पढ़ा, आपको इस तरीके से मिलेंगे। दूसरा भैया एजुकेशन से पहला, दूसरा आपको सेल्फ असेसमेंट की तरीके से आप कितना माइंड में सोचते हैं कि जिस तरीके से आप किसी कंपनी में मेरे प्यारे साथियों काम करने जाते हैं तो आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो कितनी भैया
पॉजिटिव सोच की है, आप कितना सोच सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी सोचने की है। इस वजह से आपको स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, किसमें, अपनी तरफ से, उसका मार्क मिलेंगे। अरे सर फिर तीसरा, हमने कहा भैया तीसरा आपके दोस्तों के द्वारा आपको भैया ग्रेडिंग दी जाएगी। अरे सर दोस्तों के द्वारा, हमने कहा भैया ये बहुत ही तगड़ा काम इस वजह से कर दिया है कि जो टॉपर आता है ना क्लास में, वो सबको पीछे छोड़ देता है। जो कि आपके भैया बहुत सारे लोग हैं वो टॉपर है, तो उनको साथ मिला लेना, तो वो भी साथ टॉप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा तो पीछे रह सकते हैं ना। दोस्तों को, परिवार को भैया हम कहते हैं ना, अपना ये सुशील परिवार है सर, किसी दिन मंजिल को जरूर हासिल करेगा। इसी तरीका से ये काम भैया, इस नीति में भी शुरू से ही हम ऐसा काम न करें कि अपना पूरा भारत परिवार को एक साथ एक तंत्र में बांधने का काम करें। सर ये काम नई शिक्षा नीति में किया गया है, क्योंकि हम जब दोस्तों से प्यार करेंगे ना, हमारा कोई दोस्त कमजोर है उसे हम साथ लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है कि उसका फ्यूचर भैया बदल जाए मेरी वजह से। तो ये तगड़ा काम है कि नहीं, दोस्तों की वजह से। अब बारी आई सर, हमारा पेज भी भर गया है तो हम इधर आते हैं, ठीक है सर। अब बारी आई सर, आप कहेंगे इसके बाद भैया हमने 10th कर ली, 12th कर ली, ठीक है सर, वो 12th तक आ गई। उसके बाद बारी आती है भैया 13, 14 और 15, मतलब ग्रेजुएशन की बारी आती है। तो हम बताएं सर आपको, ग्रेजुएशन आपकी 2 तरीका से होगी जनाब, लिखते जाएं। मैं सारी का सारा कंटेंट लिखता तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता, फिर भी मैं भैया लेट लतीफ क्या है, हमारे यहाँ इंटरनेट की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस वजह से अब एयरटेल की सिम हमने ली, उसमें भी दिक्कत आने लगी सर। ये है सर, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कितने तरीका से होगी, 2 तरीका से होगी। सवाल बना सर किस तरीके से होगी, हमने कि यार बताते हैं ना भैया। एक तो 3 साल की, जिस भी बंदे को नौकरी की पहले ही सोचना है, दोबारा सुने सर, आपको डिसीजन कहां पर लेना है, इंटर के बाद डिसीजन लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही डिटेल में बात बता रहा हूं, पूरी सारी चीज मैंने यहीं पर कवर कर दी है, फिर मुझे अलग से सेशन लाने की शायद मुझे जरूरत पड़े आपको। सर आपको इंटर से ही डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि आपको नौकरी करनी है, क्या किसी भैया क्षेत्र में आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब सर आप जैसे पीएचडी करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हैं, नौकरी लेनी है तो आप इंटर से ही सिलेक्ट करेंगे कि आपको ग्रेजुएशन 3 साल की करनी है। भैया जो भी व्यक्ति 3 साल की करेगा ना ग्रेजुएशन, बिल्कुल वो नौकरी के क्षेत्र में जाएगा। जो ग्रेजुएशन 4 साल की करेगा ना सर, बिल्कुल करेगा वो रिसर्च के क्षेत्र में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना काम करने के बाद अब तो भैया सेशन को भैया शेयर करना बनता है ना, प्यारे प्यारे कमेंट भी तो बनते हैं। कितना तो टाइम आपका लगता है मैं जानता हूं सर, आपका 1 मिनट का कीमती टाइम मेरे लिए बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि आप सेशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मुझसे ज्यादा मेहनत आप हमारे परिवार में कर रहे हैं, क्योंकि भैया आपका मेहनत का जो काम है ना हमारे परिवार में बहुत सारा है। सेशन को जन जन तक पहुंचाने का काम आपका है, तो 1 मिनट का बहुत तो भैया कीमती टाइम मेरे लिए अहम है। प्लीज 1 मिनट निकाल करके मेरे लिए भैया सेशन को सभी ग्रुप में शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दें, ठीक है सर। 4 साल की डिग्री भैया जो लेगा वो रिसर्च के क्षेत्र में जाएगा। अच्छा सर, सवाल बना, जो भैया पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं ना, हम एमएससी करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। एमएससी जो मास्टर की डिग्री मिलती है सर, जब 4 साल के करने के बाद आपको ध्यान देना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल की रह जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं सर, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की शिक्षा नीति पता होना चाहिए। ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी कि ये बंदा कितना एक्टिव रहता है। इस वजह से भैया नई जो शिक्षा नीति आई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी, क्योंकि शिक्षा का काम करता है तो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जब 4 साल की डिग्री लेने के बाद हम एमएससी कितने साल की रह जाएगी, 1 साल की मास्टर डिग्री रह जाएगी सर। और एमफिल को भैया घटा दिया है, जो एमफिल हम करते हैं उसे खत्म कर दिया गया है। सीधी भैया एमएससी करने के बाद हम डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाएंगे, पीएचडी। यदि रिसर्च करनी है तो आपको एडमिशन पीएचडी में मिल जाएगा। ये बात मेरी समझ में आई आपको बहुत ही डिटेल तरीके से। और मैं बताऊं आपको मेरे प्यारे साथियों, जीडीपी का 6% कहां पर खर्च होगा, शिक्षा नीति पर खर्च होगा। सवाल बना सर पहले जीडीपी का कितना खर्च होता था, तो आप नोट कर लें
4.43% भैया, 4 द्वारा सुने सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा भी है एंड में, ये पूछा जा सकता है कि पहले शिक्षा नीति पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होता था। तो भैया पहले 4.43% शिक्षा नीति पर खर्च होता। अब जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आई है ना सर, उस पर जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होगा? वो 6% खर्च होगा। ठीक है सर, ये थी बात भैया। आपको किसकी अध्यक्षता में आई है? के डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है सर। जो पूर्व अध्यक्ष हैं, किसके थे पूर्व अध्यक्ष? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है सर, ये है मेरे प्यारे साथियों कहानी। बहुत सारी कहानी है आपको और मैं बता देता हूं भैया, बहुत सारा हम डाटा लिख करके लाए आपके लिए। अच्छा सर, इसके लिए एग्जाम हमने कहा सबके लिए एक एग्जाम होगा भैया, जो एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कराएगी। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे साथियों डिजिटल में काम किया जाएगा। उसके लिए हमने NETF गठित किया है सर। NETF मतलब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। NETF पूछा जा सकता है, इसकी भी फोरम नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम से भैया हमारा जो डिजिटल है, डिजिटल शिक्षा में हम बढ़ावा देंगे। और एक और तगड़ा काम किया गया है मेरे प्यारे साथियों, में उसे भी बता देता हूं। पेन भैया, हम पेज खाली तो नहीं है, यहाँ पर ही बता देते हैं। ठीक है सर, आपको लिख लेना चाहिए। जो हम ग्रेजुएशन करेंगे सर, ग्रेजुएशन में तो जनाब इतना तगड़ा काम कर दिया है, इतना तगड़ा काम कर दिया है। आप कहेंगे सर बीएड वालों का क्या होगा? हमने कहा सर बीएड तो खत्म ही कर दी। अरे सर सवाल बना बीएड खत्म ही कर दी? हमने कहा जो पुराने हैं ना उनका तो काम होगा ही होगा। सर बीएड का मतलब है कि आप डायरेक्ट जाकर के ग्रेजुएशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों दोबारा सुन लें। और ग्रेजुएशन में एक बहुत तगड़ा काम किया गया है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या लगा सर? मल्टीपल एंट्री होगी, मल्टीपल एग्जिट होगा। सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है, मुझे आशा है आपने देखा भी होगा, बट यहां से पॉइंट आपके सामने रखना भी बहुत तगड़ा काम किया है सर हमने। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट भैया, हमने कहा ग्रेजुएशन में मेरे प्यारे साथियों दोबारा सुन लें बेहतरीन तरीके से। ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन की। और टिंचू को लगा, क्या लगा सर? कि टिंचू ने सोचा 1 साल ग्रेजुएशन करने के बाद हम आराम से नौकरी ना कर लें। कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको कक्षा 6 से भैया आपको पहले ही इंटर्नशिप करा दी है। 9 से भैया स्किल डेवलपमेंट तो आपका कक्षा 6 से कराया है। तो जब भी कोई व्यक्ति इंटर करके बाहर आएगा तो उसके अंदर भैया एक जज्बा, एक जुनून, एक भैया जो हुनर होता है ना वो जरूर होगा, क्योंकि उसे जरूर एक क्षेत्र में भैया सिखाया जाएगा। ये स्किल का काम किया है। जब उस टिंचू ने 1 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा कि मुझे जॉब करनी है, आप जाइए सर आराम से। जब 1 साल, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री कभी भी आ सकते हैं, 3 साल में एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री का मतलब। और मल्टीपल एग्जिट का मतलब आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी आप 3 या 4 साल में वापस आ सकते हैं। ऐसे पहले नहीं होता था। पहले आपको भैया 3 साल लगातार आपको बीएससी करनी होती थी। अब क्या है, 1 साल के बाद सवाल बना सर 1 साल के बाद क्या हमें कोई डिग्री मिलेगी? हमने जी हाँ डिग्री मिलेगी। आप 1 साल मेरे प्यारे साथियों जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर जाएंगे ना तो आपको सर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अरे सर गजब बात कर दी हमने कि जी हाँ सर, जब आप 1 साल के बाद ग्रेजुएशन छोड़कर चले जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर कैसे? हमने कि भैया ये अंक मिलेंगे बाकायदा जो वो क्रेडिट की तरीके से। हमने कहा अच्छा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर फिर टिंचू को लगा कि हम वापस बीएससी करना चाहते हैं। तो आइए सर, आपका स्वागत है हमारे यहाँ पर नई शिक्षा नीति में। आपको दूसरी साल में एंट्री कर दी जाएगी। जब दूसरी साल के बाद फिर टिंचू को लगा हम छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइए। दूसरी साल के बाद जब जाएंगे ना आप मेरे प्यारे साथियों, तब आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। ये सारा का सारा मैं बेहतरीन तरीके से भैया फिगर की तरीके से बना रहा हूं, मैं आपको भैया जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक सेशन कर दूंगा अलग से आधे घंटे का, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइपिंग करके आपको दे दूंगा। ठीक है सर, नो टेंशन आप। और भैया तीसरा काम, बहुत ही तगड़ा काम किया टिंचू को लगा कि हम फाइनल बीएससी कर लेते हैं ना सॉरी फाइनल बीएससी कर लेते हैं। तो भैया आइए, आपका फिर भी हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति में स्वागत है। फिर आपको डिग्री दे दी जाएगी।
अच्छा सर, ये तगड़ा काम है हमने कि कब भी मल्टीपल टाइम बाहर जा सकते हैं, मल्टीपल टाइम भैया आप अंदर आ सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का काम डिग्री में किया गया है। वर्ष 2016 से इसकी मंत्रणा चल रही है भैया। 2 लाख या 2.5 लाख लोगों से ज्यादा सलाह इस पर रिसर्च की गई है मेरे प्यारे साथियों। सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल हैं बिल्कुल सेम सिस्टम सब में होगा भैया। ऐसा नहीं है कि आपकी मनमानी चल रही है सरकारी और उसमें भैया। प्ले वे नर्सरी को अनिवार्य कर दिया है। ये थी नई शिक्षा नीति, मेरे द्वारा किया गया प्रयास। सर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भैया। ये परिवार आपका है सर, इसमें मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी जनाब परिवार में, क्योंकि हम सब मिलकर को तो। और आप देखिए सर, नई शिक्षा नीति में भी परिवार को एक तरीका से इकट्ठा करने का काम किया गया है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार AIIB भारत की परियोजना प्रस्तावों को जारी रखेगा। AIIB कहां स्थित है मेरे प्यारे साथियों? सवाल बना, आपको मैं बता दूं। क्या बना सर? AIIB भारत की परियोजना आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है ये भैया, क्योंकि हमने बहुत सारा बैन लगा दिया है चाइना के ऊपर। ये AIIB कहां पर है? चाइना में है। बहुत ही प्यारा सवाल है सर, यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया था, मैं भी आपसे पूछ लूंगा। किस तरीका से सर हमारा जो परिवार है ना, एक दिन जो सपने बड़े सजो कर रखे हैं वो कैसे पूरा करेगा? आइए हम इस सवाल में देख लेंगे, एक झलक उस पर भी डाल लेंगे सर। AIIB जो है ना सर, ये परियोजना, इस पर हमने काम किया है, तो इस हमारी परियोजना को भी जारी रखेगा। क्योंकि भैया जो वो आप सुना है ना, टिट फॉर टैट का जवाब दे रहा है चाइना, हमने बैन लगाया है, तो ऐसा काम नहीं है कि हमें बाहर कर दिया है AIIB से। ये कहानी थी सर, मुझे भी लगा कि मैं अपने प्यारे साथियों को AIIB के बारे में जरूर बताऊंगा। तो सर ये कहां पर स्थित है? चाइना में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। सारी योजनाएं अभी AIIB से कोई हमारा दिक्कत नहीं है, पूरा जारी रखेगा चाइना। चाइना में स्थित है सर। आइए सर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं AIIB की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमारी वीडियो, हमारा सेशन कितना भी लेट हो जाए सर, आएगा जरूर आपके पास। बहुत सारा हम कोशिश कर रहे हैं टाइम से लाने के लिए, 5 या 6 बजे सर। दिक्कतें हो जाती हैं, कभी नेटवर्क नहीं आता है, कभी और इशू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा समस्या सॉल्व हो जाएगी। इस परिवार ने तो पहले से ही ठान लिया है कि भैया इस समस्या को किस में बदलना है? अवसर में बदलना है ना जनाब। बिल्कुल आइए सर। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो बीजिंग में। मेरे प्यारे सभी साथी जानते हैं ADB का बीजिंग में है, NDB का संघाई में है। क्यों? उसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं। C फॉर संघाई से याद कर रखा है। जो जिन लिक्विन है इनके हेड हैं भैया, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। हमने फोटो भी दिखाया है क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर को सेट करता है। इसकी भैया स्थापना 16 जनवरी 2016 से इसने काम शुरू किया था भैया, ओपन बिजनेस काम शुरू किया था। इसका जो एग्रीमेंट किया गया था 25 दिसंबर 2015 को किया गया था। मेरे प्यारे साथियों याद रहना चाहिए आपको, ध्यान से सुने सर, द्वारा सुने। सवाल पूछा गया, मैं अभी पूछूंगा सवाल, इस वजह से द्वारा सुन ले। जब ये जो AIIB बनी थी ना सर, बिल्कुल बनी थी, हमने कहा तब इसमें 57 मेंबर थे। द्वारा सुन ले सर, तब इसमें 57 मेंबर थे। अब भैया इसमें 97 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? द्वारा सुन लें। जब इसमें 15 की बात थी तब 57 मेंबर थे, अब इसमें 97 मेंबर हैं। ठीक है सर, हमने कहा। और आपको पता होना चाहिए जो $100 बिलियन की बात करता है ना, इसमें $50 बिलियन तो चाइना का है। दूसरा सबसे ज्यादा किसका है? भारत का है सर। चीन की जो हिस्सेदारी है ना, इसमें 26.6% है इसकी वोटिंग। और भैया इंडिया की 7.6 है, और रसिया की भैया कितनी है? 6 है, और जर्मनी की 4.7 है। सर आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं? हमने कहा आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसका नाम एशियन है तो एशिया के ही कंट्री इसमें इन्वॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एशिया है इसमें लिखा है, तो देखना आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जर्मनी का एशिया में आता है क्या सर? जर्मनी एशिया में नहीं आता है। जर्मनी कहां पर आता है? यूरोप का है भैया। और आपको भैया ये याद होना चाहिए, अतिरिक्त एशिया के अलावा भी इसमें कोई भी देश आकर के हिस्सा ले सकता है। ऐसा काम है सर। 97 से ज्यादा देश हैं सर। दूसरा भागीदार सबसे ज्यादा कौन है? इंडिया है। पहला कौन है सर? चाइना है। आइए सर एक नजर डाल लेते हैं इस पर।
AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें सर। इधर पीछे भी पढ़ लें सर, ये क्या लिखा हुआ है इस डिब्बे में मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। आप लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और सर इस सवाल को अपने आप लगाएं, उसके बाद मेरा भी जवाब सुन लें। क्योंकि AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है। यदि मैं नहीं बताता, 57 बताता, आप नहीं कर पाते। अरे सर ये वाला ऑप्शन सही है। हमने कहा AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, ये तो गलत है भैया। कौन है सबसे ज्यादा? चाइना है। AIIB का एशिया में बाहर से कोई सदस्य नहीं है। अरे सर ये भी गलत है, जर्मनी तो बाहर से है ना सर। तो हमने की अच्छा, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अरे गजब सवाल है ना सर, ए ऑप्शन सही है, केवल एक सही है। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही रोचक सवाल है। ऐसे ही आते हैं सर प्री में, मेंस में तो आपको पता है भैया लिखना पड़ता है सब। ठीक है, इस परिवार के सपने ऊंचे जरूर पूरा करेगा सर। हाल ही में चाइना ने किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित किया है? नहीं किया है सर, उसमें निलंबित नहीं किया है भैया। कनाडा के साथ, ब्रिटेन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और रूस के साथ नहीं किया है। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या, आपको पता होना चाहिए। हांगकांग के साथ कनाडा ने भी प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी, ब्रिटेन ने भी कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दी। और सर जब इसको आपको पता है चाइना तो बदला दे रहा है ना, टिट फॉर टैट का काम कर रहा है, तो चाइना ने भी कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर दी। हमारे परिवार में बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं, कहेंगे सवाल बना सर प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? हमने कि यार बता देते हैं ना सरल भाषा में, लोड तो लेना ही नहीं है इस परिवार में आने के बाद। प्रत्यर्पण संधि होती है आपके देश से कोई भी भगोड़ा जब भाग करके जाता है तो किसी भी देश में जाकर के छुपता है ना सर, उस देश में आपके कानून तो आपके देश में चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं सर। आपके कानून आपके देश में चलते हैं। जब आपका भगोड़ा दूसरे देश में जाएगा तो वहां पर उसे कैसे भैया हम जाकर के पकड़ेंगे? अरे सर वहां के कानून वहां पर लागू होंगे, उसकी पुलिस, उसका फोर्स वहां पर पकड़ेगा। वो जो पकड़ करके हमको दे देते हैं ना, किसकी वजह से? क्योंकि उस देश से हमने प्रत्यर्पण संधि की है। जब प्रत्यर्पण संधि निलंबित हो जाती है तो भगोड़ा जिस भी देश से प्रत्यर्पण संधि निलंबित हो जाए, भगोड़ा उस देश में जाए तो वो वाला देश सर हमारे देश को बिल्कुल नहीं बताएगा। एक उदाहरण के जरिए हम समझा देते हैं सर आपको जैसे जो नीरव था, कौन था सर ये जो बॉल दारू वाला सर, ये उसका नाम था सर, मैं बताऊं सर, ये जो दारू बेचता था, अरे यार नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप बता सकते हैं? मेरे इस पर रखा है माइंड में। अरे सर भगोड़ा कौन था ये? अरे नीरव मोदी को मान लें आप, ठीक है सर। जब नीरव मोदी गया अमेरिका के साथ, हमने प्रत्यर्पण संधि की, अमेरिका में जाकर के नीरव मोदी है सेट। अरे जब सर अमेरिका में है तो अमेरिका का फोर्स हमें जाकर के पकड़ा देगा कि आपका नीरव मोदी भगोड़ा है जो आपके देश से भागकर आया है। ये प्रत्यर्पण संधि होती है। जब प्रत्यर्पण संधि निलंबित कर देंगे तो अमेरिका उसको हमें नहीं देगा। ऐसा हमने हांगकांग के साथ किया। चाइना ने सर, क्योंकि हांगकांग के जो भी व्यक्ति आते थे कनाडा में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये पहले पकड़ा देता था, अब ये चाइना को नहीं देगा। चाइना ने भी भैया इनको कहा है कि आपके आएंगे तो हम नहीं पकड़ाएंगे। ये थी कहानी सर। रसिया के साथ नहीं किया है, ठीक है सर। हम चाइना है तो एक बार ये है प्यारा सा इंडिया, इंडिया के साथ ऊपर है नेपाल, नेपाल के साथ भैया ये है चाइना। मेरे प्यारे साथियों चाइना के ऊपर जाएंगे तो मंगोलिया आ जाता है, मंगोलिया के ऊपर रसिया है। ये पूरा का पूरा मैप हमने आपको बेहतरीन तरीके से भैया पहले ही समझा रखा है, ठीक है सर। बढ़ते हैं आगे। IRCT ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ किया है। मेरे प्यारे साथियों किसने किया है ये काम? ये काम तो भैया हमारा किसने किया है? IRCT ने, रेलवे ने किया है SBI के साथ, ठीक है सर। ये है कार्ड, बहुत सारी जानकारी है भैया हम लिख करके लाए हैं, क्योंकि सेशन को हम उतना ही रखना चाहते हैं। बहुत सारा डिटेल में ले जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। लिख करके लाएं, पढ़ लेना है आपको वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? सवाल बना सर ऑपरेशन लीजेंड क्या है? हमने कहा भैया ऑपरेशन लीजेंड जो सीरियस केस है ना कोरोना के, उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन लीजेंड
अमेरिका ने चालू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हमने भैया पहले अमेरिका के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है भैया। आज हम अमेरिका के बारे में सिर्फ आपको दिखाएंगे अमेरिका कहाँ पर है। मैक्सिको के थोड़े ऊपर चलेंगे आपको यूएसए मिल जाएगा, कनाडा यहीं पर है। ठीक है सर, ये थी हमने डिटेल में चर्चा की है। आप जाइए सर हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिटेल से जान सकते हैं, क्योंकि सर आपका 1 घंटा बहुत कीमती है। आपका सर ये भी कीमती है कि आप कितना भी पढ़ते हैं, क्योंकि आप सर ये वीडियो जो मैं लेकर के आता हूँ अलग से सेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने जो मैपिंग की सीरीज चला रखी है, आपको पढ़नी चाहिए ना पढ़नी चाहिए। सारा काम हम ही कर देंगे सर, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अपने द्वारा पसीना बहाने से ही बहुत सारी मंजिलें मिलती हैं। हम तो एक गाइडलाइन दिशा दे सकते हैं, इतना काम हम करते हैं ना, थोड़ा बहुत काम आप भी करते रहें। हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किस बैंक ने भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? एडीबी ने दी है सर, एडीबी ने दी है। आइए सर हम चर्चा कर लेते हैं एडीबी की भी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है भैया। एशियन डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित? अरे सर वही एडीबी वाले लोग हैं ना, हमने कौन सा? अरे सर वो स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी में एंट्री करते हुए वहीं पर बगल से में फिलीपींस दिखता है ना, हमने यहाँ दिखता है सर। वो फिलीपींस जो दिखता है ना, उसी का भैया जो राजधानी है मनीला, वहीं पर स्थित है क्या? एडीबी का मुख्यालय। प्रेसिडेंट मत्सुगा अशाकावा, और भैया इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। बड़े सर आगे। अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ है। वह किस देश की मूल निवासी थी? ये ऑस्कर विजेता हैं सर 2 बार मेरे प्यारे साथियों। ये जापान की रहने वाली थी। जापान तो आपको हमने बहुत बार सुनाया है सर। जापान में कितने आइलैंड है बताना कमेंट बॉक्स में, फिर भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। आज सेशन हमारा लेट है, इस वजह से मैं भी डिटेल से ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सर बहुत लेट हो जाएगा इस वजह से। ठीक है सर। इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। ये 2 बार ऑस्कर विजेता थी मेरे प्यारे साथियों। हम फोटो भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं। हाल ही में डियर टू ड्रीम नवाचार प्रतियोगिता किसने शुरू की थी मेरे प्यारे साथियों? डीआरडीओ ने शुरू की थी। क्या? डियर टू ड्रीम नवाचार प्रतियोगिता। अच्छा सर डीआरडीओ, हमने कहा हाँ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की थी। ये भैया कलाम साहब है ना अपने, उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मनाई गई थी। ठीक है सर। डेयर टू ड्रीम 2.0 कंटेंट, कलाम साहब तो भैया ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि इनके बारे में नहीं जानता होगा। हाल ही में नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? हमने अभी बताया था कितना खर्च किया गया है, 6% खर्च किया गया है मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे। ऑपरेशन सफेद सागर में किस एयरवेज ने सफल महत्ता स्थापित की थी? ये सवाल मुझे लगा कि महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर घुमाकर पूछ सकता है, तो मैंने भी चर्चा कर दी सर। ये अंबाला से स्थित है। सवाल बना सर कैसे स्थित है? हमने कहा एक नज़र भैया हम डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि हमने ये सवाल अलग से लिया है, कोई करंट का इशू तो नहीं है, बट ये करंट में सर चल रहा है ये सवाल। सर आपको याद होना चाहिए जो अंबाला एयरबेस है भारत का सबसे पुराना, इस वायुसैनिक अड्डे को फिल्टर बेस कहा जाता है। ध्यान रखना चाहिए, दोबारा सुने सर। ये जो वायुसेना अड्डा है इसे फिल्टर बेस कहते हैं अंबाला को, क्योंकि सर ये अंबाला एयरबेस है पाकिस्तान और चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजदीक है। आपको यह भी याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, फरवरी 2019 को याद करिए, जब पाकिस्तान के बालाकोट पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, तब भी यहां से ही मिराज उड़ाए गए थे मेरे प्यारे मित्रों। ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको, तब ये मिराज जब उड़े थे तो आपको ये भी पता होगा मेरे प्यारे साथियों, ये सफल ऑपरेशन करके वापस आए थे। किसने काम किया था? ये सारा का सारा काम अंबाला एयरवेज से किया गया था। अब बात आई सफेद सागर की, क्योंकि सफेद सागर कंफ्यूज कर देगा। मुझे लगा कि मैं अपने प्यारे साथियों को जरूर इसकी बात बताऊंगा। सुनिए सर, ध्यान से आपको पता होना चाहिए 26 जुलाई 1999 को जब हमने कारगिल विजय दिवस मनाया था, बात है सर 1999 की। कारगिल संघर्ष के समय भी इसी एयरबेस ने भैया इतनी अहम भूमिका निभाई सर, इतनी अहम भूमिका निभाई कि 200 सर 34 उड़ानें यहाँ से भरी गई थी। जब ये सर 234 उड़ानें यहाँ से भरी गई थी, उन्हीं फाइटर जेटों के उस अभियान को हम भैया ऑपरेशन सफेद सागर कहते हैं। सर दोबारा सुन लें,
कारगिल वर्ष 1999 में जब हमने कारगिल का संघर्ष किया था, तब यहां से ही अंबाला से 234 उड़ानें भरी गई थी। उन्हीं के सम्मान में उन्हीं का जो सफल अभियान था, ऑपरेशन था, उसी को हम सफेद सागर कहते हैं। अंबाला एयरबेस ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भैया भूमिका निभाई थी। मेरे प्यारे साथियों, ये थी कहानी। सर कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे प्यारे साथियों, आपका परिवार ऐसे बढ़ाते जरूर रहें भैया। हम जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें, 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। मेरे प्यारे साथियों, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। आपको संडे को भी आएगा भैया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आएगा मेरे प्यारे साथियों, और आपका भैया जो संडे का प्रोग्राम चलता है वो भी आएगा, और मंथली की वीडियो भी आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे सर, कितना भी काम, कुछ भी भैया समस्याएं आए, ठीक है सर। ये सारा का सारा हमारा टेलीग्राम सोशल स्टडी पर आपको भैया सारी वीडियो एक साथ मिल जाती हैं। मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए सर, बिंदास रहिए, ठीक है सर। जय हिंद जय भारत।